अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलोचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको डी ब्रॉगलीज प्रपोजल अबाउट डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करना अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के कुछ टॉपिक्स में हमने देखा कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दूसरी टाइप्स जो हैं वो पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करती हैं। लाइट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म में फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। तो हमने देखा कि वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, और जो पार्टिकल एसोसिएटेड है, यानी कि पार्टिकल लाइक नेचर हमने इसकी देखी। पार्टिकल लाइक नेचर और जो पार्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड है, और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई एम वेव्स। तो उसमें हमने देखा कि वो उस पार्टिकल को हमने फोटोन का नाम दिया। ठीक है, फोटोन। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वेव जो हैं, ये इनका वेव बिहेवियर अगर हमने देखना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के फिनमना हैं जिनको हमें जो है वो स्टडी करना पड़ता है। और वो फिनमना क्या है, उनमें वेव्स जो हैं, वेव्स की रिफ्लेक्शन है, यानी कि वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन। और फिर इसी तरह से इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस। तो ये फिनमना जो है ये वेव का बिहेवियर डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि एक्चुअली ये फिनमना जो हैं ये हमें बताते हैं कि वेव जो है मैटर की तरह से बिहेव नहीं करती, पार्टिकल की तरह से बिहेव नहीं करती, बल्कि उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो और इन फिनमनास की मदद से हम वेव को एक बिल्कुल डिफरेंट नेचर की चीज़ जो है वो मानते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो चीज़ देखते हैं। तो जो कोई भी चीज़ जो है, अगर इनमें से कोई फिनमना रिप्रेजेंट करती है, ए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, तो हम कहते हैं कि वो वेव का उसका उसका बिहेवियर जो है वो वेव की तरह का है। और अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो कुछ मुख्तलिफ होता है, यानी कि मैटर का बिहेवियर जो है, पार्टिकल वेव जो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र है, और पार्टिकल जो कि मैटर का के ट्रांसफ़र को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टिकल का बिहेवियर अगर हम देखें तो इसमें मैस कंजर्वेशन आ जाती है, मैस आ जाता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज, इसमें मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये क्वांटिटीज जो हैं, ये एक पार्टिकल को, एक मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा कि अगर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को, और ये हम जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वेव्स जो हैं ये फिनमना जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें लाइट को, लाइट के बाकी जो हमने पिछली डिस्कशन की है उन एक्सपेरिमेंट्स को देखें जिसमें हमने देखा कि लाइट जो है, लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह से है। और
पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर। अगर हम लाइट की जगह पे यहाँ पे वेव का यहाँ पे जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेव का बिहेवियर जो है वो पार्टिकल की तरह से है, पार्टिकल, और वो पार्टिकल जो है उसको हमने फोटोन का नाम दिया। और ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ फिनोमेना जो थे वो स्टडी किए, तो उस दौरान में हमें ये चीज़ें देखने में मिली। और उनमें से जो है वो, उनमें से हम देखते हैं कि वेव पार्टिकल की तरह से जो है वो तब बिहेव करती है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या पेयर प्रोडक्शन या कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो देखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये कुछ फिनोमेना जो थे हमने स्टडी किए और इनमें हमने देखा कि लाइट जो है वो पार्टिकल, वेव जो है वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। तो इस तरह से फिर हमें ये पता चलता है, यानी कि एक्चुअली हमने देखा कि फोटोन जो है उसमें अगरचे ये मैसलेस जो है वो है, पार्टिकल है, लेकिन इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखते हैं, इसमें हम चार्ज कंजर्वेशन भी देखते हैं, जो हमें पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में नज़र आता है। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन, तो और फिर इससे हम मैस की प्रोडक्शन भी देखते हैं। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में ही। तो फिर हम देखते हैं कि लाइट जो है वो दो तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। कभी तो वो वेव की तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है और कभी वो पार्टिकल की तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। तो इस दो तरह के बिहेवियर को हम डुअल नेचर कहते हैं, दो तरह की नेचर को डुअल नेचर कहते हैं। तो लाइट जो है उसकी नेचर डुअल है, दो तरह की नेचर है उसकी, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और वो कौन कौन सी नेचर है? एक नेचर जो है वो वेव बिहेवियर है, और दूसरी बिहेवियर, दूसरी नेचर जो है वो पार्टिकल लाइक है, पार्टिकल। ठीक है, और स्टूडेंट्स दोनों फिनोमेना को, यानी कि पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को, दोनों को हम एट अ टाइम जो है वो नहीं देख सकते। किसी एक एक्सपेरिमेंट में किसी एक जगह पे हमें सिर्फ पार्टिकल नेचर देखने में मिलती है और किसी दूसरी जगह पे हमें सिर्फ वेव नेचर देखने में मिलती है। दोनों वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कंबाइनली एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही जगह पे हम जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अब इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर लुइस डी ब्रोगली ने, जिनका कहना था, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उनका कहना था कि नेचर लव्स सिमेट्री, यानी कि नेचर जो है ये मुतनासब है, तवाज़ुन को पसंद करती है, इक्विलिब्रियम को पसंद करती है। फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। तो इनका कहना था कि नेचर जो है ये जैसे कि तवाज़ुन को पसंद करती है, तो फिर जिस तरह से वेव जो हैं वो पार्टिकल लाइक नेचर रखती हैं, तो इस तरह से पार्टिकल्स भी वेव लाइक नेचर पार्टिकल्स की भी वेव लाइक नेचर जो है वो होनी चाहिए। और एक्चुअली यही मेन टॉपिक है हमारा आज का, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लुइस डी ब्रोगली ने जो था वो प्रपोज किया था कि पार्टिकल्स की भी वेव लाइक नेचर जो है वो होना चाहिए, वेव नेचर होनी चाहिए। ठीक है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है वो होनी चाहिए। तो अब अगर एक पार्टिकल जो है वो वेव की तरह से बिहेव करता है, पार्टिकल जो कि मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर वो वेव की तरह से रिप्रेजेंट जो है वो बिहेव करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी फिर वेव लेंथ भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसकी वेव लेंथ भी होनी चाहिए, जो एक मेन फिनोमेना, एक मेन प्रॉपर्टी है किसी भी वेव की, कि उसकी वेवलेंथ जो है वो होनी चाहिए। तो फिर इस चीज़ के लिए भी डी ब्रोगली ने जो था वो सजेशन दी कि अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम जो है, अगर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो अगर हमें मालूम है, तो हम उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम। तो पार्टिकल का मोमेंटम अगर जो है वो p है और
पार्टिकल का मोमेंटम ये p हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्टिकल का जो मास m है उसको पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई करें तो हमें पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो मिल जाएगा। तो इसकी मदद से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं उस पार्टिकल की। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स इसके लिए जो था वो डी ब्रॉगली जो था इक्वेशन प्रपोज की थी कि हम जो है वो ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो पार्टिकल जो वेव की तरह से बिहेव करेगा, उसकी वेवलेंथ अगर हमने जो है फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर वो वेव की तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि डी ब्रॉगली ने कहा कि उसको करना चाहिए वेव की तरह से बिहेव, क्योंकि वेव भी पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, तो फिर पार्टिकल का भी वेव बिहेवियर होना चाहिए। और अगर पार्टिकल वेव बिहेवियर रखता है तो फिर उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए, और वो वेवलेंथ हम उसके मोमेंटम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p की जगह यहाँ पे mv में पुट करूँगा। तो फिर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मोर ऑन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स हम बात कर रहे थे पार्टिकल्स की वेव नेचर की, और हमने कहा था कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और अगर वो वेव की तरह से बिहेव करता है जैसे कि डी ब्रॉगली ने कहा था, तो फिर उसकी वेवलेंथ अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके मोमेंटम की मदद से कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन जो हमें डी ब्रॉगली ने प्रपोज की थी वो ये थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और p जो कि mv जो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हम जो है रीराइट भी कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv। तो हमने कहा था कि हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो कहाँ से जो है वो ड्राइव हो सकती है, किस तरह से ये इक्वेशन जो है ड्राइव की जा सकती है। तो इसके लिए हमें जो है वो फोटोन के कंसेप्ट को जो है वो रिवाइज करना होगा। हम जानते हैं कि फोटोन जो है उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फोटोन की एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच एफ से। और फिर हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ये एसोसिएटेड है वेवलेंथ से, उस वेवलेंथ से जिस जो कि एक्चुअली फोटोन जिस वेव के साथ एसोसिएटेड, जिस वेव का फोटोन है, और उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है F इज इक्वल टू सी और लैम्डा। अब F की जगह अगर मैं सी और लैम्डा पुट करूं तो मेरे पास एनर्जी की इक्वेशन आ जाती है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है जी। और यहाँ से फिर जो है वो हम देखते हैं कि एनर्जी जो है हम लैम्डा की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो फोटोन के लिए फिर हमने मोमेंटम की इक्वेशन भी देखी थी, और वो किस तरह से अगर हम आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो देखें तो हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन जो है वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। और अगर यहाँ पे हम जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम अपने फोटोन वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए देखें तो हमें पता चलता है कि एम सी और फिर सी को अलग कर दें तो ये जो एम सी है, क्योंकि सी जो है ये स्पीड है इस वेव की, इस फोटोन की, तो स्पीड इनटू मास जो है हमें मोमेंटम देता है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास एम सी की जगह क्या आ जाएगा, P जो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा C, और ये इक्वेशन जो है ये फोटोन का मोमेंटम जो है वो हमें देगी E इज इक्वल टू पी सी। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और ये वाली इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो फिर हम देखते हैं कि पी सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और यहाँ से अगर हम फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें तो सी से कैंसिल आउट हो जाता है दोनों साइडों पे, तो P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो इस तरह से इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी वेव की वेवलेंथ मालूम हो, जिस वेव के साथ वो एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ मालूम हो तो हम उस फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को जो था वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर फोटोन। तो इसी इक्वेशन को डी ब्रॉगली ने यूज किया किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें, तो फिर इसी इक्वेशन को हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं एक पार्टिकल के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी की फॉर्म में, ठीक है, फॉर पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल। अब फोटोन भी क्योंकि एक पार्टिकल है,
जिसका मोमेंटम भी हमने देख लिया कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी और पार्टिकल के लिए भी हम उसकी वेव नेचर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से फोटोन जो है वो एक वेव के साथ एसोसिएटेड है, वो एक वेव नेचर रखता है। तो फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे c की जगह v आएगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, क्योंकि फोटोन जिस वेव के साथ एसोसिएटेड है वहाँ पे फोटोन की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c है। लेकिन अगर कोई और पार्टिकल है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उसके लिए स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी और वो हम v से फिर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम मतलब देखते हैं कि क्या एक बुलेट जो है वो एक वेव की तरह से बिहेव कर सकती है। अगर कर सकती है तो फिर इसकी वेवलेंथ जो है वो अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और बुलेट का मास जो है वो सपोज के 20 ग्राम हम यहाँ पे ले लेते हैं बुलेट, और हमने कहा कि इसका इसका जो मास है, मास जो है वो 20 ग्राम ले लेते हैं, और इसकी स्पीड जो है v जो है, स्पीड इसकी जो है वो हम ले लेते हैं 330 मीटर पर सेकंड। जस्ट ये गन से फायर हुई है तो उस वक्त इसकी स्पीड जो है काफ़ी हाई होती है। अब ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए अगर हम बुलेट के लिए वेवलेंथ इसकी फाइंड आउट करना चाहें, तो क्वेश्चन है हमारे पास h लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, और वैल्यूज़ अगर हम पुट करें स्टूडेंट्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकंड है। और फिर हम बुलेट का मास जो कि 20 ग्राम है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 किलोग्राम की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से जो कि 330 मीटर पर सेकंड है इस बुलेट की। और स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास बुलेट के वेवलेंथ की जो वैल्यू आ जाती है वो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -34 मीटर आ जाती है। अब ये वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम वेवलेंथ जो है वो हमें मिल रही है कि हम इसकी मदद से इंटरफेरेंस इफेक्ट या डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। तो इस तरह से बुलेट के लिए डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक्चुअली स्टडी नहीं कर सकते। इस तरह से बुलेट जो है अगर वेव नेचर रखती भी है तो उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो इतनी जो है वो हमें छोटी मिल रही है कि जिसको हम जो है वो जो है वो वेव नेचर जो है जिससे हम स्टडी नहीं कर पाते। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका मास जो है वो बहुत ही कम होता है और जिसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है बुलेट के मुकाबले में, तो फिर हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन जो कि जिसका मास बहुत ही कम है और उसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए हम क्या स्टडी कर सकते हैं यही इफ़ेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि उसकी वेवलेंथ जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी के फार्मूले से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जिसको मैं एम ई से रिप्रेजेंट करूँगा 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम होता है, हम जानते हैं। और स्पीड यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जो लेंगे v जो स्पीड लेंगे ये हम लेंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो लेंगे। और ये स्पीड यूज़ करते हुए एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास जो कि 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम है, और साथ में स्पीड इसकी जो कि 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकंड है। अब जब कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ जाती है वो आ जाती है 7 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। और स्टूडेंट्स ये वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की, ये वेवलेंथ जो है ये एक्स रेज की वेवलेंथ के कंपैरिजन में आ रही है। अगर हम एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो चेक करें तो फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सरेज की वेवलेंथ भी 10 रेज टू पावर -10 की रेंज में आती है, और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ भी उसी रेंज में आ रही है इन रेंज। और एक्सरेज जो है वो हम जानते हैं इन रेंज ऑफ एक्स रे वेवलेंथ
एक्सरे वेवलेंथ को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक्सरे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और डायफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो बड़ा क्लियरली रिप्रेजेंट करती हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ के रेंज में आ रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन फिनोमेना भी हम स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह से हम एक्सरे का फिनोमेना जो है वो एक्सरे की डायफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जो था वो इस चीज़ को स्टडी किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन को स्टडी किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था देखा गया कि वो वेव की तरह से बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन